खाया। पहली बार ठंडी रसोई में अमीरों वाला खाना। अरे सेजल, खाना बन गया क्या? गर्मी से हालत खराब हो रही है, जल्दी खाना बनाओ। माँ इतनी गर्मी क्यों है? पूरा शरीर चिपचिप कर रहा है पसीने की वजह से। बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बस 2 रोटी और बना लूं, फिर चूल्हा बुझा दूंगी तो रसोई ठंडी हो जाएगी, फिर गर्मी कम लगेगी। अरे बहू, तो चूल्हा बुझा भी देगी तब भी कोई गर्मी कम नहीं होने वाली है। हमारी झोपड़ी की टूटी छत से सीधी धूप आ रही है, खिड़कियों से गर्म हवा आ रही है, कहाँ से गर्मी कम होगी? लगता है इस बार की गर्मी मुझे लेकर ही जाएगी। शारदा इतना कह ही रही होती है कि तभी सेजल चूल्हा बुझाकर रोटी में नमक तेल लगाकर सभी को परोसती है। माँ देखो ना, कितना पसीना हो रहा है, हमारे चेहरे से पसीना टपक रहा है। मेरी प्यारी बेटियों, पसीने पर ध्यान मत दो, खाना खाओ। तुम्हें भूख लगी है ना? देखो माँ खाना बना कर लाई है। माँ रोटी नमक तेल खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से सिर्फ रोटी नमक तेल। बेटियों, तुम्हारे पिता की थाली इतनी ही बड़ी है जिसमें सिर्फ रोटी नमक मिला सकता है। अब बिना किसी शिकायत के पेट भर के खाना खा लो बेटी। इतना कहकर राघव रोटी खाने लगता है। सेजल रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके बिट्टू को खिलाने लगती है। बाकी सभी भी खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद राघव अपना फावड़ा उठाता है और तेज धूप में काम करने के लिए निकल जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन शारदा घर के दरवाजे पर अपनी पोतियों के साथ बैठी अखबार से हवा कर रही होती है। तभी पड़ोसनें आती हैं। क्या हुआ शारदा बहन, आज दरवाजे पर बैठी हो? अरे हमारी रसोई दूसरों की तरह ठंडी रसोई तो है नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बहू ने खाना बनाया, पूरा घर उमस से भर गया। बच्चियों को गर्मी लग रही थी, इसीलिए दरवाजे के पास बैठकर अखबार से हवा कर रही हूँ। शर्म कर शारदा, किसी के घर की बेटी को लाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, और अब इन बच्चियों को गर्मी में सड़ा रही है। और वैसे तुमने सच कहा, हमारी तरह तुम्हारे घर में ठंडी रसोई नहीं है। हमारी रसोई इतनी ठंडी है कि हमारी बहुएं तो रसोई से बाहर ही नहीं आती हैं। हमारी ठंडी रसोई में ठंडे पानी की व्यवस्था है, फैन लगवाए हैं और बहू के लिए छोटा सा एसी भी लगवाया है, जिसमें हमारी बहू आराम से तरह तरह के पकवान बनाती है। और तुम्हारी एक पंखे की औकात नहीं, अखबार से हवा कर रही हो। ऊँट के मुंह में जीरा जैसी हालत है तुम्हारे घर की। इस तरह हंसते हुए पड़ोसनें चली जाती हैं। बस बहुत हो गया, एक छोटी सी चीज की वजह से मेरी सास को इतना सुनना पड़ा। अब मैं अपनी सास के लिए हाथ का पंखा बनाऊंगी। इतना सोचकर सेजल एक छोटी सी बांस की डंडी लेकर आती है और अपनी पुरानी साड़ी के लंबे टुकड़े काटकर उन्हें आपस में बुनती है और हाथ का पंखा बनाती है। ये लीजिए माँ जी, इससे बहुत अच्छी हवा आएगी। बहू ये तो बहुत अच्छा है, ये कैसे बनाया? माँ जी, ये मैंने अपनी पुरानी फटी हुई साड़ी से बनाया है। साड़ी के लंबे टुकड़े काटे और उन्हें आपस में बुनते चली गई, जिससे ये चौकोर बन गया और उसे डंडी लगा दी। वाह माँ, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, मैं भी तुम्हारी तरह स्मार्ट बनूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक रात गर्मी से परेशान बिट्टू जोरों से रो रहा होता है। क्या हुआ बहू, ये बिट्टू इतना रो क्यों रहा है? क्या बताऊं माँ जी, शायद गर्मी की वजह से रो रहा है। अरे गर्मी तो है ही, बेचारे को मच्छर भी काट रहे हैं। देखो इसके पाँव पर लाल दाग है मच्छरों के काटने से। बहू तूने जो हाथ पंखा बनाया था ना, उसे हवा कर दे, उससे बिट्टू को हवा लगेगी और मच्छर भी नहीं काटेंगे। हाँ माँ जी, पर फिर आप कैसे सोएंगी? मैं इसे अपने आंचल से हवा कर दूंगी। नहीं बहू, तू बच्चों को लेकर बैठ, मैं पंखे से हवा करती हूँ। नहीं माँ, तुम सो जाओ और पंखा मुझे दो। मैं तुम्हें, नेहा और किरण सबको हवा करूंगा और सेजल के साथ बिट्टू का ध्यान भी रखता रहूंगा। इतना कहकर मजदूरी से थका हारा राघव पंखा घुमाते हुए बिट्टू को संभालने लगता है। धीरे धीरे राघव की पलकें भी झपकने लगती हैं। आप सो जाइए, ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम भी सो जाओ, मैं सबको हवा करता रहूंगा। नहीं, आप सो जाइए, आपको कल काम पर भी जाना है। चुपचाप लेटो, बहुत बात करती हो तुम। मैं बिट्टू को भी संभाल लूंगा और तुम लोगों को भी हवा करता रहूंगा। वैसे भी अपने परिवार को अच्छी नींद देना मेरी जिम्मेदारी है। घर का सहारा बनना ही असली कमाई है, सो जाओ। इस तरह राघव सेजल को भी सुला देता है और बिट्टू को अपनी गोद में लेकर हाथ पंखे से हवा करता रहता है। इसी तरह रात बीतती है और अगली सुबह। वाह पापा, बहुत दिन के बाद अच्छी नींद आई। सभी को तो अच्छी नींद आई, पर तुम्हारे पापा रात भर जाग रहे थे। सुनिए जी, आज काम पर मत जाइए, देखिए आपकी आंखें लाल हो गई हैं। बस कुछ घंटे जागने से मैं काम पर नहीं जाऊंगा, इतना भी कमजोर नहीं हूँ। मजदूर का शरीर बहुत मजबूत होता है। तुम रोटी बना दो, मैं नहा कर आता हूँ। इतना कहकर राघव नहाने के लिए नदी की तरफ चला जाता है। भले मेरी रसोई ठंडी रसोई नहीं है, पर अगर मैं रसोई घर के बाहर बनाऊं तो घर में बच्चों और माँ को गर्मी नहीं लगेगी। इतना सोचकर सेजल अपने घर की मिट्टी का चूल्हा लेकर बाहर आती है और उसे लेप कर उसमें लकड़ियां लगाकर चूल्हा जलाती है। तेज धूप सीधा सेजल के चेहरे पर पड़ रही होती है। हे भगवान, मेरी तो गर्दन जलने लगी इस तेज धूप में। इतनी तेज धूप में राघव जी मजदूरी कैसे करते हैं? मुझसे तो बैठा भी नहीं जा रहा है। तेज धूप में बैठी सेजल आटा गूंथती है और रोटियां सेक कर अचार के साथ सभी को परोसती है और हाथ पंखे से सभी को हवा करने लगती है। माँ रहने दो, ये हाथ पंखा सिर्फ रात में ही काम करता है, इतनी गर्मी में इसका कोई फायदा नहीं है। वैसे भी कुछ बढ़िया अमीरों वाला खाना होता तो ठंडी रसोई में बैठकर खाने का मजा आता। ये रोटी अचार तो जैसे भी खा लेंगे। सभी खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद राघव अपनी कुदाल उठाकर मजदूरी करने चला जाता है। राम राम ठेकेदार साहब, आज क्या काम करना है? अरे आज तुम्हें मिट्टी खोदनी है, वो देखो वहां पर मिट्टी खोदनी है। जी साहब, हो जाएगा ठेकेदार साहब।
इतना कहकर राघव कुदाली लेकर तेज धूप में पसीना पोंछते हुए मिट्टी खोदने लगता है। इस तरह दोपहर बीतती है। शाम के वक्त राघव पसीने से तरबतर थकी हालत में घर लौटता है। ये क्या हालत बना रखी है आपने, पूरा चेहरा काला पड़ रखा है। मैं कह रही थी आपको बाहर मत जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस धूप की वजह से चेहरा काला पड़ गया है, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर राघव हाथ मुंह धोकर बिना खाना खाए सो जाता है। इसी तरह रात बीतती है। अगली सुबह राघव की आंखें काली और होठ सूखे होते हैं। देखिए मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज आप काम पर मत जाइए। काम पर जाते वक्त किसी को टोकना अच्छी बात नहीं होती है, और मैं 3 बच्चों का पिता हूँ। अगर एक दिन दिहाड़ी पर नहीं गया तो अगले दिन इन्हें क्या खिलाऊंगा, अपने छोटे से बेटे का ख्याल कैसे रखूंगा, और मुझे बेटियों की शादी भी करवानी है। वैसे भी हम गरीबी में इन्हें पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। पर आपकी तबीयत का क्या। मुझे कुछ नहीं होगा। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जब पेट में हो आग तो बीमार भी भाग। इतना कहकर राघव कुदाली उठाकर मजदूरी के लिए निकल जाता है और अपने ठेकेदार धनंजय के पास पहुंचता है। अरे कल तो तूने पूरा काम नहीं किया, एक दिन का काम था, तू चाहता तो कल ही पूरा कर देता। अरे साहब गर्मी तो देखिए, मैं तो उसे कल ही पूरा कर देता, पर इतनी तेज गर्मी में काम करने में थोड़ी मुश्किल होती है। अरे दिहाड़ी देते समय अगर मैं तुझे कहूँ कि मुश्किल हो रही है तो क्या करेगा। आज काम पूरा होना चाहिए, वरना आज और कल दोनों की दिहाड़ी मिलाकर एक दिन की दिहाड़ी दूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं अभी काम पूरा किए देता हूँ। इतना कहकर राघव कुदाली से मिट्टी खोदने लगता है। मिट्टी खोदते खोदते राघव को चक्कर आते हैं और वो राघव गड्ढे में गिर पड़ता है। अरे भाई ठेकेदार साहब, राघव बेहोश होकर अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। ए राम, ये मेरी ठेकेदारी बंद करवाएगा। अरे जल्दी से इसे बाहर निकालो और किसी सरकारी अस्पताल में पहुंचाकर इसकी फैमिली को बुला लेना और चुपचाप ले आना। मजदूर राघव को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और अस्पताल पहुंचा देते हैं और सेजल तक खबर पहुंचा दी जाती है। माँ जी मैं कह रही थी ना इन्हें काम पर मत जाइए, पर ये मेरी सुनते ही नहीं, गर्मी से बेहोश होकर गड्ढे में गिर गए। इन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है। मम्मी क्या हुआ पापा को, हमें पापा के पास ले चलो ना, हमें पापा को देखना है। किरण और सेजल बिट्टू को गोद में लेकर भागते भागते सरकारी अस्पताल पहुंचती हैं। राघव जमीन पर माथे पर पट्टी और हाथ में प्लास्टर बांधकर बैठा होता है। ये क्या हो गया आपको। देखिए इनके माथे में चोट आई है और कंधा टूट गया था, हमने प्लास्टर कर दिया है, पर 6 महीने तक ये अपने हाथों से कुछ काम नहीं कर सकती। डॉक्टर अंकल आपने मेरे पापा को जमीन पर क्यों बैठाया है, कोई बेड नहीं था आपके पास। एक तो इन्हें जिसने पहुंचाया उसने पैसे तक नहीं दिए और ऊपर से आपको बेड चाहिए, पहले इनके पैसे भरिए। सेजल अस्पताल के बाहर आती है और सामने ज्वेलरी दुकान में अपनी नाक की नथनी बेचकर अस्पताल के पैसे भरती है और राघव को लेकर घर चली आती है। मैं आपको मना कर रही थी आप काम पर मत जाइए, फिर भी आप गए। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिनों में ये प्लास्टर उतर जाएगा और मैं दोबारा काम पर जाने लगूंगा। हरगिज नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आप काम पर नहीं जाएंगे। 2 दिन बीतते हैं। 2 दिनों तक पूरा परिवार भूखा रहता है। आज किरण पेट पकड़कर बैठी होती है। मेरे भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा भी पेट जोर से मरोड़ रहा है, पर चुप रहना, कुछ कहना मत वरना मम्मी को टेंशन हो जाएगी। नेहा किरण तुम दोनों कोने में पेट पकड़कर क्यों बैठी हो। सेजल बच्चियों को कुछ बना कर खिला दे, लगता है भूखे पेट की वजह से इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्या बनाऊं माँ जी, घर में आटा दाल चावल कुछ नहीं है, पूरा राशन खाली है और एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। मुझे पता है घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो मेरी दवाइयों में लग गए। अब तो मुझे जाने दो, मैं कुछ तो मजदूरी करके लाऊंगा। बिल्कुल नहीं, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। मैं गरीब हूँ पर सुहागन होना मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाते घर खर्च संभालना मेरी जिम्मेदारी है। आप चुपचाप लेटे रहिए। इतना कहकर सेजल घर से बाहर निकल जाती है और बाजार में राशन की दुकान पर पहुंचती है। बहन जी क्या दूं आपको। भैया मैं बड़ी मजबूर लाचार हूँ, मुझे कुछ काम दे देते तो मेरा भला होता। माफ करना बहन, मेरे पास कोई काम नहीं है। दुकान में नहीं तो घर पर कहीं भी कोई छोटा मोटा काम होगा मैं कर लूंगी। नहीं बहन, मेरे पास कोई काम नहीं है, आप जाओ यहाँ से। सेजल उदास होकर आगे बढ़ जाती है और बाजार में काम की तलाश में भटकने लगती है। वहीं सुरेश मछलियां बेच रहा होता है। ए कौवे बिल्ली, तुझे कुत्ते मुझे परेशान कर रहा है, ऊपर से मुझे ताजी मछलियां लेने घर जाना है। अगर मैं गया तो ये सब मेरी मछलियां खा जाएंगे, क्या करूं। भैया अगर मैं आपकी मदद कर दूं तो। तुम मेरी मदद कैसे करोगी, इन कुत्ते बिल्लियों को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। भैया मैं आपकी मछलियां ले आती हूँ, बताइए कहाँ से लानी है। तुम लेकर आ पाओगी, मेरे घर में ताजी मछलियां रखी हैं, पानी में लेकर आना पड़ेगा। जी भैया आप जैसे कहेंगे वैसे लेकर आ जाऊंगी, बस बताइए कहाँ से लाना है। बाजार से दूर जो नदी है वहाँ मछुआरों की बस्ती है, वहाँ मेरा घर है। वहाँ जाओ, एक गमले में ताजी मछलियां होंगी, उसमें से 4 मछलियां थर्माकोल की पेटी में पानी में भर कर ले आना। जी भैया मैं अभी जाती हूँ। इतना कहकर सेजल कड़ी धूप में पैदल ही सुरेश के घर के लिए निकल जाती है। 1 घंटे लगातार चलकर सेजल सुरेश के घर पहुंचती है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। जी मुझे बाजार में मछली बेचने वाले भैया ने भेजा है घर से मछलियाँ लेने के लिए। हाँ हाँ वो मेरे ही पति हैं, ये देखो इसमें मछलियाँ पड़ी हैं, ले जाओ। सेजल थर्माकोल की पेटी को पानी से भरती है और उसमें 4 जिंदा मछलियां डालकर पेटी को माथे पर उठाकर वापस सुरेश के पास चल देती है। ये लीजिए भैया आपकी मछलियाँ, आपका घर तो बहुत दूर है, मैं तो पसीने से तरबतर हो गई, मेरी पूरी साड़ी भीग गई। अरे इसीलिए तो मैं कह रहा था, तुम कर पाओगी कि नहीं। नहीं नहीं भैया मैं कर पाऊंगी, आप चाहें तो मैं रोज आपके लिए मछलियाँ ला सकती हूँ।
रोज की बात बाद में देखेंगे। ये लो 50 रुपए। धन्यवाद भैया, आपकी बड़ी मेहरबानी। पैसे लेकर सेजल राशन की दुकान आती है और थोड़ा सा आटा खरीदती है। तभी सेजल को बाहर जूट के बोरे दिखते हैं। भैया ये जूट के बोरे आपके कुछ काम के हैं? नहीं, इन्हें चूहों ने काट दिया है, कचरे में फेंकने के लिए रखा है। भैया अगर आप कहें तो इन्हें मैं ले जाऊं, मेरे काम आ जाएंगे। हाँ बहन, अगर तुम्हारे काम आते हैं तो ले जाओ। सेजल बोरों को इकट्ठा करती है और आटा और बोरा लेकर अपने घर चली जाती है। क्या हुआ बहू, तुझे कुछ काम मिला और तू ये जूट के बोरे क्यों लेकर आई है? हाँ माँ जी, मुझे काम भी मिला और आप कहती थी ना कि लू खिड़कियों और दरवाजों से घर में आती है। हाँ बहू, लू की वजह से तो राघव की तबीयत और खराब हुई थी। माँ जी, इन जूट के बोरों को पानी में भिगोकर मैं खिड़कियों और दरवाजों पर पर्दे की तरह लगा दूंगी। इससे गर्म हवा भी ठंडी होकर घर में आएगी और गर्मी कम लगेगी। वाह बहू, तूने तो बहुत बढ़िया सोचा है। कहाँ से आते हैं ऐसे आइडिया तेरे दिमाग में? माँ जी, जरूरत के वक्त दिमाग खुद काम करने लगता है। इतना कहकर सेजल अपनी रसोई में चूल्हा जलाकर रोटी बनाने लगती है। चूल्हे की आंच से सेजल पसीने से तरबतर हो जाती है। किरण, नेहा, बिट्टू को तुम खाना खिला दो, मैं तुम्हारे पापा को खाना खिला देती हूँ, वो खुद से खा नहीं पाएंगे। किरण और नेहा बिट्टू को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाने लगती हैं। वहीं सेजल राघव को अपने हाथ से रोटी और प्याज खिलाती है। इसी तरह आज का दिन बीतता है। अगले दिन सेजल सुबह सुबह घर से निकल रही होती है। काजल, कहाँ जा रही हो तुम? देखो बिट्टू फिर रोने लगा। मैं कोई काम ढूंढने बाजार जा रही हूँ। नहीं सेजल, तुम बिट्टू को संभालो, आज मुझे अच्छा लग रहा है, मैं जाऊंगा। नहीं, शादी के 7 वचनों में मैंने भी आपका साथ देने का वचन लिया है। पर बिट्टू का क्या होगा? बिट्टू तुम्हारे बिना नहीं रहेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं बिट्टू को अपने साथ लेकर जाऊंगी। बहू, अगर तू बिट्टू को अपने साथ ले जाएगी तो काम कैसे करेगी? माँ जी, रानी लक्ष्मीबाई अपने छोटे से बच्चे को लेकर युद्ध लड़ सकती हैं, तो क्या मैं छोटा मोटा काम नहीं कर सकती? आजा बेटा, आज हम दोनों कमाने चलेंगे। इतना कहकर सेजल बिट्टू को अपनी गोद में उठाती है और घर से निकल जाती है। थोड़ी देर में सेजल बाजार में सुरेश के पास पहुंचती है। अरे आज तुम फिर आ गई। भैया, मैं आपकी मछलियाँ ला देती हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिएगा। पर तुम इस छोटे से बच्चे को गोद में उठाकर मछलियाँ कैसे लेकर आओगी? भैया टेंशन मत लीजिए आप, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जाओ, इस बार सारी मछलियाँ लेकर आना। सेजल बिट्टू को अपने आंचल में ढककर सुरेश के घर पहुंचती है। आज भी तुम्हें मेरे पति ने भेजा है? हाँ, और आज मुझे सारी मछलियाँ लेकर जानी है। सारी मछलियाँ? कम से कम 30-35 किलो वजन होगा, और तुम छोटे से बच्चे को लेकर आई हो, कैसे लेकर जाओगी? भाभी, आपके पास कोई गमछा हो तो मुझे दे दीजिए। राधिका अपने घर से गमछा लाकर सेजल को देती है और सेजल बिट्टू को अपने पेट पर गमछे से बांध लेती है और मछलियों और पानी से भरा बड़ा ड्रम अपने माथे पर उठा लेती है। तुम इस तरह लेकर जाओगी मछलियाँ? एक काम करो, तुम रहने दो, इस तरह तुम मछलियाँ गिरा दोगी, सारी मछलियाँ मर जाएंगी, सब नुकसान हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाभी, मैं ऐसे ही लेकर जाऊंगी। ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम इस तरह काम कर रही हो? और तुम तो बहुत कमजोर भी लग रही हो। भाभी, भूखा पेट काम करने की ताकत अपने आप दे देता है, आपकी मछलियों को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर सेजल लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगती है। चिलचिलाती धूप से सेजल का चेहरा झुलसने लगता है और चेहरे से पसीना टपकने लगता है और बिट्टू रोने लगता है। अले ले मेरा बेटा मत रो, तू तो मेरा राजा बेटा है, बस थोड़ी देर मम्मा तुझे दूध पिलाएगी। चिलचिलाती धूप में बच्चे को पुचकारते हुए सेजल 1.5 घंटे पैदल चलकर सुरेश के पास पहुंचती है और मछलियों से भरा ड्रम नीचे रख देती है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अपने बच्चे को इस तरह बांध कर ये ड्रम लेकर आ रही थी। ये पकड़ 200 रुपए, और कल से मेरे पास काम करने की जरूरत नहीं है। ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, कोई दूसरा काम करो और अपने बच्चे को संभालो। निराश होकर सेजल पैसे लेकर अपने घर पास पहुंचती है। तभी कुछ पड़ोसियां सेजल को देखकर अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहती हैं, अरे वो देखो, शारदा काकी की बहू कैसे पसीने से तरबतर है, साड़ी पूरे पसीने से भीगी हुई है, उसी में अपने छोटे से बच्चे को पकड़ा हुआ है। अरे कैसी बदबू भी आ रही है इससे, मुझसे तो ये बदबू बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लग रहा है किसी सड़ी हुई मछली और पसीने की बदबू मिल गई हो। ये तो चलता फिरता कूड़ा लग रही है, छी। अरे इसके पास एक अच्छा सा साबुन भी नहीं होगा? साबुन छोड़ो, इनके घर में तो नहाने की भी व्यवस्था नहीं है, घर के पीछे नदी के पानी से नहाते हैं। ये सारी बातें नेहा और किरण घर की चौखट पर खड़ी सुन लेती है और पड़ोसियों के पास आती है। आंटी, अगर मेरी मम्मी से बदबू आ रही है तो किसने कहा है आपको मेरी मम्मी को सूंघने को? और आंटी, अगर हमारे पास नहाने के लिए साबुन नहीं है तो हम क्या आपका साबुन चोरी करने आते हैं आपके पास? देखो तो, एक गरीब ऊपर से हमसे जुबान लड़ा रही है। हमने तो कुछ नहीं कहा था, शुरुआत तो आपने ही की, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। नेहा, किरण, क्या बदतमीजी है? मैंने तुम्हें बड़ों से ऐसे बात करना सिखाया है? चलो घर के अंदर। सेजल, नेहा और किरण को कुछ दिनों में ये प्लास्टर उतर जाएगा और मैं दोबारा काम पर जाने लगूंगा। हरगिज नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप काम पर नहीं जाएंगे। 2 दिन बीतते हैं। 2 दिनों तक पूरा परिवार भूखा रहता है। आज किरण पेट पकड़कर बैठी होती है। मेरे भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा भी पेट जोर से मरोड़ रहा है, पर चुप रहना, कुछ कहना मत, वरना मम्मी को टेंशन हो जाएगी। नेहा, किरण, तुम दोनों कोने में पेट पकड़कर क्यों बैठी हो? सेजल, बच्चियों को कुछ बना कर खिला दे, लगता है भूखे पेट की वजह से इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्या बनाऊं माँ जी? घर में आटा, दाल, चावल कुछ नहीं है, पूरा राशन खाली है और एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। मुझे पता है घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो मेरी दवाइयों में लग गए। अब तो मुझे जाने दो, मैं कुछ तो मजदूरी करके लाऊंगा। बिल्कुल नहीं, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। मैं गरीब हूँ, पर सुहागन होना मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, घर खर्च संभालना मेरी जिम्मेदारी है। आप चुपचाप लेटे रहिए।
इतना कहकर सेजल घर से बाहर निकल जाती है और बाजार में राशन की दुकान पर पहुंचती है। बहन जी, क्या दूं आपको? भैया, मैं बड़ी मजबूर लाचार हूँ, मुझे कुछ काम दे देते तो मेरा भला होता। माफ करना बहन, मेरे पास कोई काम नहीं है। दुकान में नहीं तो घर पर कहीं भी कोई छोटा मोटा काम होगा, मैं कर लूंगी। नहीं बहन, मेरे पास कोई काम नहीं है, आप जाओ यहाँ से। सेजल उदास होकर आगे बढ़ जाती है और बाजार में काम की तलाश में भटकने लगती है। वहीं सुरेश मछलियां बेच रहा होता है। ए कौवे बिल्ली, तुझे कुत्ते मुझे परेशान कर रहा है। ऊपर से मुझे ताजी मछलियां लेने घर जाना है। अगर मैं गया तो ये सब मेरी मछलियां खा जाएंगे, क्या करूं? भैया, अगर मैं आपकी मदद कर दूं तो? तुम मेरी मदद कैसे करोगी? इन कुत्ते बिल्लियों को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। भैया, मैं आपकी मछलियां ले आती हूँ, बताइए कहाँ से लानी है? तुम लेकर आ पाओगी? मेरे घर में ताजी मछलियां रखी हैं, पानी में लेकर आना पड़ेगा। जी भैया, आप जैसे कहेंगे वैसे लेकर आ जाऊंगी, बस बताइए कहाँ से लाना है? बाजार से दूर जो नदी है वहां मछुआरों की बस्ती है, वहां मेरा घर है। वहां जाओ, एक गमले में ताजी मछलियां होंगी, उसमें से 4 मछलियां थर्माकोल की पेटी में पानी में भरकर ले आना। जी भैया, मैं अभी जाती हूँ। इतना कहकर सेजल कड़ी धूप में पैदल ही सुरेश के घर के लिए निकल जाती है। 1 घंटे लगातार चलकर सेजल सुरेश के घर पहुंचती है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? जी, मुझे बाजार में मछली बेचने वाले भैया ने भेजा है। सेजल पैसे लेकर दोबारा नदी किनारे चली आती है। मेरे पति की 3 दिन की दिहाड़ी कुछ घंटों में मिल गई। तभी नदी में बह रहे एक ड्रम पर सेजल की नजर पड़ती है। प्लास्टिक का ड्रम, अगर इसे बेचकर 50 रुपए मिल जाएंगे। सेजल नदी से ड्रम निकालती है और कबाड़ी के पास चली जाती है, जहां एक पुराना कूलर देखकर। ये कूलर और ये ड्रम का डिजाइन तो बिल्कुल एक जैसा है। किरण और नेहा को कूलर के लिए ताना मारा था, अगर मैं इस कूलर का पंखा इस ड्रम में लगा दूं और इसमें घास लगा दूं तो ये भी कूलर जैसा हवा करेगा। अरे यहाँ क्यों खड़ी हो, क्या चाहिए? भैया, ये कूलर का पंखा और मोटर मुझे मिल जाएगा? पंखा तो प्लास्टिक का है, दे दूंगा, पर ये मोटर नहीं दूंगा। अच्छा, तो कूलर में लगी घास दे दीजिए। मैं मेहनत नहीं करने वाला, मेरा लोहा छोड़कर इस कूलर में से जो निकालना है निकाल लो। सेजल कूलर का पंखा और उसमें लगी घास निकालकर अपने घर चली आती है। ये ड्रम क्यों लेकर आई हो? इससे मैं कूलर बनाऊंगी। इतना कहकर सेजल चूल्हे पर छुरी गर्म करती है और ड्रम के बीचों बीच एक बड़ा गोल छेद करती है। सेजल कूलर की घास को ड्रम के अंदर धागों से बांधती है और ड्रम के ऊपर छोटे छेद कर देती है। सेजल, तुम बेकार मेहनत कर रही हो, बिना मोटर के ये पंखा घूमेगा क्या? याद है आप एक बार बिट्टू के लिए खिलौना लाए थे जिसमें रबर लगा था, उसे घुमाने पर वो काफी देर तक घूमता था, बस उसी तरह ये भी घूमेगा। इतना कहकर सेजल ड्रम में पंखा लगाती है और उसमें कई सारे प्लास्टिक के रबर लगाकर उनका दूसरा सिरा पीछे बांध देती है और पंखे को कई घुमाकर छोड़ती है, जिससे पंखा तेज रफ्तार में घूमने लगता है। अरे वाह बहू, तूने कूलर बना दिया, पर ठंडी हवा नहीं आ रही इसमें से। माँ जी, जब इसके ऊपर हम पानी डालेंगे तो इन छेदों से पानी घास में जाएगा, फिर हमें ठंडी हवा मिलेगी। इतना कहकर सेजल अपने जुगाड़ू कूलर खिड़की के पास ले आती है और एक बाल्टी में पानी भरकर उसे कूलर के ऊपर तिरछा टांग देती है। पानी ड्रम पर गिरने लगता है और रबर से कूलर का पंखा घूमता है। वाह बहू, ये तो ठंडी हवा दे रहा है। माँ, तुम अपने साथ राशन लाई हो ना, जल्दी से रसोई बनाओ और ठंडी रसोई में पेट भरकर खाना खाएंगे। हाँ, आज हम सब नदी में नहाकर पेट भरकर ठंडी रसोई में अमीरों वाला खाना खाएंगे। अरे, आज पहली बार गरीब परिवार पेट भरकर ठंडी रसोई में खाना खाएगा। सेजल अपनी रसोई में चूल्हा जलाती है और तरह तरह के पकवान बनाती है। फिर पूरा परिवार नदी के किनारे नहाने निकल जाता है। तभी घर में एक गाय आकर सेजल का बनाया हुआ सारा खाना खा जाती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार घर लौटता है। ये क्या, मैंने चूल्हे के पास खाना रखा था, सारे बर्तन खाली कैसे हो गए? मम्मी, हमारा खाना कहाँ गया? बहू, हमने तो गेट खुला ही छोड़ दिया था, जरूर कोई जानवर आकर खाना खा गया होगा। हम गरीबों के साथ ऐसा ही होता है, हम कभी पेट भरकर खाना नहीं खा पाएंगे अपनी ठंडी रसोई में। ऐसा मत कहिए, एक दिन हमारा गरीब परिवार ठंडी रसोई में अमीरों वाला खाना जरूर खाएगा। पूरा परिवार सूखी रोटी और प्याज खाकर रात बिताता है। अगली सुबह सेजल उदास नदी किनारे बैठी होती है। कल मैंने कितना स्वादिष्ट खाना खाया था, अगर सब खाना खा पाए तो उंगलियां चाटते रह जाते। ऐसा क्या खाना बनाया था तुमने? कल मैंने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। मैं एक केटरर हूँ, अगर तुम अच्छा खाना बनाती हो तो क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकती हो? बदले में अच्छे पैसे दूंगी। बिल्कुल, मैं खाना बना दूंगी। इतना कहकर गायत्री सेजल को टेंट की रसोई में लेकर आती है, जहाँ बड़े बड़े चूल्हों पर पतीले रखे होते हैं। तुम्हें अमीरों वाला खाना बना रहा है, जल्दी बनाओ। सेजल बड़े से पतीले में पुलाव चढ़ाती है और सब्जियां काटकर दूसरे चूल्हे पर सब्जी चढ़ाती है और आटा गूंथने लगती है। एक सूरज माथे पर चमक रहा है और 2 सूरज सामने चमक रहे हैं, कहीं मुझे चक्कर ना आ जाए इतनी गर्मी में। इसी तरह गर्मी से परेशान सेजल आटा गूंथ कर पूड़ियां छानती है और तरह तरह के अमीरों वाले खाने बनाती है। साहब, सारा खाना बन गया है। ठीक है, कल आकर अपने पैसे ले लेना। साहब, मुझे घर के लिए राशन लेना है, अभी पैसे दे दीजिए। पैसे तो कल ही मिलेंगे। तो साहब, कुछ खाना ही दे दीजिए। अरे, ये अमीरों वाला खाना है, तुम्हारी जैसे गरीबों के लिए नहीं है, चलवा दो यहाँ से। सेजल उदास अपने घर चली जाती है। माँ, तुमने थर्माकोल में बर्फ जमाया था ना, वो बर्फ जम गई है। आज हम अमीरों वाला खाना खाएंगे ना? नहीं बेटी, मैंने कहा था ना,
हम गरीबों के नसीब में नहीं है अमीरों का खाना। क्यों, काम नहीं मिला ना? खाना बनाने का काम मिला था, पर ना पैसे ना ही खाना दिया। कोई बात नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं लगी, बस आप बिट्टू को दूध पिला दो। देख बहू, तेरी बेटियां तेरी तरह ही समझदार हैं। सेजल बिट्टू को दूध पिलाकर सुला देती है। पूरा परिवार भूखे पेट रह जाता है। सभी भूख से करवटें बदल रहे होते हैं। तभी रात को 2 बजे गायत्री दरवाजा खटखटाती है। सेठानी जी आप यहाँ? मुझे माफ कर दो बेटी, मेरे मैनेजर ने ना तुम्हें पैसे दिए ना खाना। ये देखो मैं तुम्हारे लिए खाना और तुम्हारे पैसे लेकर आई हूँ। बेटी क्या खाना बनाया था, सभी मेहमानों ने प्लेट चाट चाट कर खाना खाया। तुम खाना और पैसे दोनों ले लो। सेठानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो, मैं तुम्हें रोज काम दूंगी और मैं पंखे भी लगवा दूंगी। इतना कहकर गायत्री चली जाती है। देखा आप लोगों ने, मेहनत कभी विफल नहीं होती। आज हमारा गरीब परिवार पहली बार ठंडी रसोई में अमीरों वाला खाना खाएगा। सेजल थर्माकोल में जमे बर्फ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कूलर में डालती है। पूरा परिवार एक साथ बैठता है और बीच में अमीरों वाला खाना रखा होता है। चारों तरफ कटोरी में बर्फ के छोटे टुकड़े होते हैं। वाह बहू, ये गुलाब जामुन तूने बनाए हैं? हाँ माँ जी, सबसे आखिर में बनाए थे। ये पूड़ियाँ पुलाव सब कितना टेस्टी है। माँ मुझे तो पनीर की सब्जी बहुत पसंद आई। और बिट्टू को देखो रसगुल्ला कैसे खा रहा है, इसे तो रसगुल्ला ही पसंद आया है। इस तरह गरीब परिवार पहली बार ठंडी रसोई में अमीरों वाला खाना खाता है। अब सेजल और राघव गायत्री के पास नौकरी करके अच्छे पैसे कमाते हैं और अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं।